आज के युग में खासकर इंडिया में ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ज़बरदस्त है। ईटिंग डिसऑर्डर वैसे स्कैटरी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी कई लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। मगर ये याद रखना है कि डायबिटीज़ की किस्म कौन सी है। डायबिटीज़ एक होती है टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 जिसको IDDM या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, जिसमें हमारा शरीर की ऑटोइम्यून सिस्टम जो रोग से लड़ने की शक्ति है वही इंसुलिन को गलत समझ लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बीटा सेल्स, वो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगीहेंस जो होते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं और जो हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कि 80 से 100 के बीच में रखता है। अगर हमारे बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इंसुलिन ही नहीं बनेगा, तो जो डायबिटीज़ पैदा होगी वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होगी। हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी किस्म है हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, या इंसुलिन की सिक्रीशन होती है मगर रिस्पॉन्सिव नहीं है, हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती इंसुलिन की तरफ से। उसको टाइप 2 कहते हैं। वो आपके लाइफस्टाइल पे भी निर्भर करता है। तो टाइप 2 ज़्यादा डेंजरस नहीं है, टाइप 1 ज़्यादा डेंजरस है, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है। अगर आप इंसुलिन नहीं दोगे तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो कम हो जाना ग्लूकोज का भी खतरनाक है, बढ़ जाना भी खतरनाक है। तो दोस्तों, ये तो दो तरह की डायबिटीज़ हो गई। तीसरी किस्म है जेस्टेशनल, यानी कि जो प्रेगनेंसी के टाइम होती है उसको जेस्टेशनल कहते हैं। चौथी किस्म है जुवेनाइल, जो बच्चे में यानी कि जब टीन एज में है तब हो जाए। पांचवी किस्म है इन्फेंटाइल, जन्म के टाइम ही हो जाए किसी कारणवश। अगली है याट्रोजेनिक। याट्रोजेनिक है, कुछ दवाइयाँ डॉक्टर देता है, जैसे कि स्टीरॉयड देता है अस्थमा की, और या RMP झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, वो इतने ज़्यादा स्टीरॉयड देते हैं कि कुछ साल बाद आपको डायबिटीज़ हो जाती है। इसको याट्रोजेनिक या स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलाइटस कहती हैं। तो भी मैं कहता हूँ कि एलोपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो मीठे जहर है, यानी कि बम के गोले हैं। ये पटाखा नहीं है कि आपने चला दिया, हाथ भी जलता है इससे। तो जब भी all allopathic drugs are poison whenever given in large doses, but every poison cannot be allopathic drug, ये याद रखना है। सौंफ या आयुर्वेदिक दवाई से आप इतनी लोगे कुछ नहीं होने वाला, मगर अगर आप एलोपैथी की 30 गोलियां भी कोई ले लेते हो, डिपेंड करता है कौन सी है, तो वो भी लीथल डोज बन जाती है। इसका मतलब उसमें लीथल, टॉक्सिक और थेराप्यूटिक डोज का भी सुमेल होता है। आज का शीर्षक है हमारा हाउ टू गिव इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो ये IDDM के केस में होता है। ये एजुकेशनल वीडियो है, इसको कतई भी क्लिनिकल तौर पे नहीं ट्राई करना। अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और फिजिशियन या डॉक्टर से सलाह लेनी है। ये डिस्क्लेमर है हमारा। ये सिंपल एजुकेशनल वीडियो है आपकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, खासकर केयर गिवर, अलाइड हेल्थ, CMHCD वाले। तो जो लोग सीखना चाहते हैं मगर उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो ऑनलाइन मैंने ये उपचार किया है कि लोगों तक रूरल एरिया, अर्बन एरिया, आपकी रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि कंफर्ट जोन में है, आपके भाषा में, आप हमारे जो मित्र हैं उनके लिए। धन्यवाद दोस्त। दोस्तों, आज हम आपको एजुकेशनल वीडियो बताएंगे कि इंजेक्ट करना हैगा इंसुलिन तो कैसे करना है। ये डिस्क्लेमर करते हैं कि अगर आपको क्लिनिकल एडवाइस लेनी है तो अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करें, और ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन जो लगाया जाता है, तो खासकर जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उस टाइम लगाया जाता है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में। इसमें हमें कंटेनर चाहिए, इंसुलिन बॉटल चाहिए, अल्कोहल वाइप्स चाहिए, सरिंज चाहिए। तो याद रखिए, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, शार्प डिस्पोजेबल कंटेनर चाहिए, जिससे आप इंसुलिन, ये सामने जो सरिंज है इसमें ये पीछे हो रहा है वो प्लंजर है, अगले हिस्सा बैरल है, और ये कैप है, और ये नीडल है। तो आप इसके पार्ट्स अब देख सकते हैं। आप इंजेक्शन साइट कौन सी सिलेक्ट करनी है आपने, कि कौन सी इंजेक्शन साइट आपके लिए बेटर रहेगी। तो एम्बिलिकल्स के चारों तरफ वाला एरिया जो नीला हुआ है, और
उसके बाद आप अपने बाजू वाले एरिया को भी और जो थाइज़ वाले एरिया को भी देख सकते हो। जब भी आप इंजेक्शन साइट सेलेक्ट करते हो तो डिफरेंट स्पॉट ईच टाइम सेलेक्ट करना है, और पिछले स्पॉट से इंजेक्शन साइट से 1 इंच दूर होना चाहिए। और ये जो बेली वाला बटन है पेट वाला, वो 2 इंचेस दूर होना चाहिए बेली बटन से। अब सिरिंज की तैयारी और इंसुलिन की तैयारी की जा रही है। स्टेप 1 है, आपने स्टेप 1 में अच्छी तरह से हाथ को सैनिटाइज करना है। स्टेप 2 है, आपने रोल ओवर करना है सिरिंज को। डू नॉट शेक द बॉटल, इससे क्या होगा, बबल्स बनेंगे, एयर बबल्स आ जाएंगे। बिफोर इंजेक्टिंग यूर सेल मेक श्योर योर इंसुलिन इज, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसी टाइप का होना चाहिए। नॉट पास दी, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है, और उसमें कोई क्लम्प्स नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई भी क्लम्प नज़र आता है तो ना लगाइए। स्टेप 3, उसका ऊपरला हिस्सा वायल का खोलिए। स्टेप 4, वाइप करने के बाद, अल्कोहल वाइप के बाद, यूज़ ए न्यू सिरिंज ईच टाइम। आपने उसकी कैप उतारनी है, नीडल को बिल्कुल टच नहीं करना, ना ही उसको एंटीसेप्टिक लगाना है, नहीं तो उस पर प्रोटेक्टिव कवरिंग ख़राब हो जाएगी। बेंड नीडल नहीं यूज़ करनी। प्लंजर के ऊपर वाला उतार लेना है कैप। स्टेप 6, प्लंजर को पीछे लेके जाना है, जितने आपने यूनिट इंजेक्ट करने हैं। स्टेप 7, आपने वायल में नीडल की एंट्री करनी है। नीडल की एंट्री हो गई इसी पोजीशन में, और बॉटल, नीडल को बॉटल में रहने देना है। उसके बाद उसको इन्वर्टेड पोजीशन में बॉटल को लेके आना है। बिल्कुल इस तरह ही, और जितने यूनिट चाहिए उतना भर लेना है, और उसमें से बबल टैप करके रिमूव करनी है। बबल को वायर्स में ड्रॉप कर दीजिए। स्टेप 10 में ये सिरिंज तैयार है। ये किसी भी चीज़ को टच नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे हमने इंजेक्ट करनी है, जिस साइड पे, उसको अल्कोहल वाइप से, स्पिरिट वाइप से, जो भी एंटीसेप्टिक है उसको रब करना है। स्किन को पिंच करना है, पिंच करके रेज कर देना है, और स्ट्रेट 90 डिग्री पे इंजेक्ट करना है, बिल्कुल जैसे इमेज में दिखाया है। किसी भी वूंड या ब्रूड एरिया में नहीं करना गलती से भी, जहाँ पे कोई ज़ख्म हो या कोई स्क्रैच हो। उसको रिलीज़ करना है, और शार्प कंटेनर जो है उसमें ट्रैश करना है। नेवर थ्रो सिरिंजेस और नीडल डायरेक्टली इनटू ट्रैश। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से पूछिए।